हाँ जी बच्चे, तो आज की क्लास में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है बच्चे, पिछली वीडियो तक मैंने आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ना एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराया था, कंप्लीट कर लिया था हमने पिछली क्लास में, एंड दैट वाज ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है ना, तो कंज्यूमेबल आइटम्स को कैसे ट्रीट करा जाता है उसके ऊपर बात करी थी। तो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उनको हम बेसिकली यूजेबल आइटम कहते हैं, मतलब जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करने के पर्पज़ से लेकर आती है। ठीक है ना, तो हमने उसकी पूरी अकाउंटिंग लिखी थी कि किस तरीके से उसको हम शो करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चे, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर सब्सक्रिप्शन। अकाउंटिंग फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। तो सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए, ठीक है, और इसका सेपरेटली क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर कि सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है, कैसे इसकी अकाउंटिंग होगी। बच्चे, सब्सक्रिप्शन का दूसरा नाम होता है मेंबरशिप फ़ीस। मेंबरशिप फ़ीस, ठीक है, सब्सक्रिप्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेंबरशिप फ़ीस। ठीक है ना, क्या चीज़ है ये? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूँ तो आपको बात ईज़िली समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको ये बात पता है कि अगर किसी भी पर्सन को सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए कोर्स करना है, तो सीए कोर्स करने के लिए उसको 3 स्टेज कंप्लीट करनी पड़ती है। पहली स्टेज होती है बच्चे फाउंडेशन, जिसको हम एंट्रेंस लेवल भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरी स्टेज होती है सीए के अंदर इंटरमीडिएट, और तीसरी स्टेज होती है फाइनल। इंटर कह लो, सीए इंटर कह लो, या सीए इंटरमीडिएट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, 4 पेपर यहाँ पर है, 8 पेपर यहाँ पर है और 8 पेपर यहाँ पर है। तो इसका मतलब अगर आपको सीए कंप्लीट करनी है तो आपको 20 पेपर्स क्लियर करने पड़ेंगे, और ये 20 जो पेपर आपने क्लियर करने होते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसको क्लियर करने में 5 साल लग जाते हैं। ठीक है ना, खैर चलो, मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे, ये जो टाइम पीरियड है ना इंटर से लेके फाइनल का, इस टाइम पीरियड के अंदर हमको ट्रेनिंग करनी होती है किसी सीए के अंडर में। किसी सीए के अंडर में हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें हम लोग ये चीज़ सीखते हैं कि प्रैक्टिकली काम कैसे होता है ना, इनकम टैक्स रियल लाइफ में कैसे पे होता है, रिटर्न कौन सी फाइल होती है एंड ऑल दैट। वो बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ इनकम टैक्स का ही काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये 20 पेपर क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट, 3 साल की ट्रेनिंग होती है। 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको सीए की डिग्री मिल जाती है। ठीक है, और कंप्लीट होने के बाद कुछ कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो चीज़ भी होती है। 20 पेपर क्लियर करने के बाद आपको एक ट्रेनिंग और करनी होती है, वो थोड़े से टाइम के लिए होती है बस। तो खैर जो भी है, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ बच्चे, जब आप एक बार सीए क्वालिफाई कर जाते हो ना, तो आपको सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर बना दिया जाता है, मतलब आप सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हो। सीए कोर्स कौन ऑर्गेनाइज़ कराता है? सीए कोर्स ऑर्गेनाइज़ कराने वाली जो संस्था है उसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये इंस्टीट्यूट है जो सीए की डिग्री या सीए का कोर्स ऑर्गेनाइज़ करती है, सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है एंड ऑल दैट, और यहीं से आपको डिग्री मिलती है। ठीक है, और ये सीए इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है। समझ आई यहाँ तक बात? तो गवर्नमेंट ने इस कोर्स को रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स है। खैर चलो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे कि जो पर्सन भी सीए क्वालिफाई कर जाता है और वो ये चाहता है कि मैं इस इंस्टीट्यूट का मेंबर बना रहूँ, जैसे आप ये सीए क्वालिफाई करोगे तो आपको सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नंबर अलॉट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बच्चे मेंबरशिप नंबर। मेंबरशिप नंबर ICAI की तरफ से आपको एक नंबर अलॉट होगा जब आप सीए क्वालिफाई कर जाओगे, तो उस नंबर को बोला जाता है मेंबरशिप नंबर। ठीक है बच्चे, और आप उस संस्था के, मतलब कौन सी संस्था बच्चे? ICAI, तो आप उस संस्था के मेंबर बने रहते हो। समझ आई यहाँ तक? तो उसके बाद फिर सीए इंस्टीट्यूट एक बात और बोलता है, वो ये कहता है कि अगर आप हमारी संस्था के मेंबर कंटिन्यूसली बने रहना चाहते हो तो आपको हर साल एक मेंबरशिप फ़ीस जमा करानी पड़ेगी।
समझ आया मैंने क्या बोला? आपको हर साल एक मेंबरशिप फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, जिसको हम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं बच्चे। सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन एक मेंबरशिप फ़ीस है। अगर हमें किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहना है तो हमें हर साल एक अमाउंट जमा कराना पड़ता है, विच इज़ कॉल्ड एज मेंबरशिप फ़ीस, या आप उसको सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हो, ठीक है ना। और वो पैसा फिर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चे। तो मेंबरशिप फ़ीस क्या चीज़ है? मेंबरशिप फ़ीस इज़ अ सब्सक्रिप्शन कह लो, मेंबरशिप फ़ीस कह लो, एक ही बात है। जैसे अगर आपको याद हो, प्लीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट मतलब समझा रहा था, तो मैंने एक वर्डिंग यूज़ करी थी कि एक यूट्यूब चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ब्राउन बॉय फिटनेस। ब्राउन बॉय फिटनेस यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारे और भी चैनल हैं जो सोशल हेल्प करते हैं। एक चैनल और है हेल्प देम के नाम से, हेल्प देम के नाम से एक चैनल और बनाया हुआ है बच्चे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग गरीब लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे भी लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है, हमारी सरकार इतना नहीं, मतलब हमारी सरकार भी पता नहीं क्या कर रही है, खैर जो भी है, तो ये लोग भी हैं। ये हेल्प देम कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का ग्रुप है, या ये जो ब्राउन बॉय फिटनेस है ये कुछ लोगों का ग्रुप है जो गरीब लोगों की मदद करते हैं। रोड साइड जो लोग होते हैं जिनको खाना नसीब नहीं हो पा रहा है इस लॉकडाउन के चलते, तो उनको खाना खिलाते हैं ये लोग। जहाँ तक इनसे हो सकता है ये लोग हेल्प करते हैं लोगों की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे कि ये एक क्या चलाते हैं, जैसे इसने अपने चैनल का नाम रखा ये, या इस बंदे ने अपने चैनल का नाम रखा हेल्प देम, तो ये क्या बना इन्होंने? एक संस्था बना ली मान लेते हैं, हेल्प देम के नाम से या ब्राउन बॉय फिटनेस के नाम से, और ये यहाँ पर ये एक्टिविटी करते रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ ये लोग चलाते रहते हैं। और ये चलाने वाले कोई एक पर्सन नहीं होता बच्चे, लोगों का ग्रुप होता है। समझ आई मेरी बात? और ये अपने साथ लोगों को जोड़ते भी है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि मान लो ये ब्राउन बॉय फिटनेस या हेल्प देम, किसी का भी एग्जांपल ले लो, ये मान लेते हैं 100 लोगों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 100 पीपल, 100 लोगों का ग्रुप है जो एक साथ काम करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लीज़ ध्यान देना। तो मुझे बताओ इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हो गए? 100 मेंबर हो गए भाई। ये कोई एनपीओ इन्होंने बनाई, इन लोगों ने कोई एनपीओ बनाई और 100 लोग जुड़ गए। कितने लोग जुड़ गए बच्चे? 100 लोग जुड़ गए, यानी कि 100 इस संस्था के क्या बन गए? मेंबर, ठीक है। तो ये आपस में डिसाइड करते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि भाई हर पर्सन को हर साल एक फ़ीस जमा करानी है ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे लेवल पर लेके जा सके, ठीक है। तो इन लोगों ने आपस में डिसाइड करा कि हर एक पर्सन, मैं मेंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे, हर एक मेंबर साल के, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक मेंबर साल के मान लो 1500 रुपये जमा कराएगा, 1500 रुपये। और ये 1500 रुपये कब के बच्चे? पर एनम। ऐसी बात नहीं है, ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, पर एनम भी हो सकता है। ये तो इनके आपस की बात है कि ये लोग आपस में क्या डिसाइड करते हैं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मान लो इन लोगों ने आपस में डिसाइड करा है कि 1500 रुपये पूरे साल के ये लोग जमा कराएंगे। तो आप मुझे ये बताओ एक साल की मेंबरशिप फ़ीस कितनी आएगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास? इस एनपीओ के अंदर 100 मेंबर हैं, ठीक है बच्चे, और इन्होंने आपस में डिसाइड करा कि हर एक मेंबर 1500 रुपये पे करेगा। तो आप मुझे बताओ इन संस्था के पास, ये जो एनपीओ इन्होंने बनाई है, इस संस्था के पास पूरे साल में सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फ़ीस कितनी रिसीव होगी? तो भाई बड़ा सिंपल सी बात है। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि जी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो मैं बोलूँगा जी 100 मेंबर हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि एक साल का सब्सक्रिप्शन जो इनको रिसीव होना चाहिए वो है 100 मेंबर्स इंटू 1500, है ना बच्चे। तो आई थिंक 1.5 लाख रुपये हो गया। तो ये 1.5 लाख रुपये क्या निकल कर आया बच्चे? ये 1.5 लाख रुपये निकल कर आया एक साल का सब्सक्रिप्शन जो होना चाहिए। मेरी बात समझ आई यहाँ तक? बताओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या एंट्री पास करेगी? मान के चलो इनको पूरा सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, तो ये एंट्री क्या पास करेंगे? ये बोलेंगे जी बैंक अकाउंट डेबिट, हर एक मेंबर 1500 रुपये का चेक देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन
या मेंबरशिप फ़ीस। वैसे सब्सक्रिप्शन नाम ज़्यादा फेमस है, मेंबरशिप फ़ीस। और दूसरी एंट्री, अच्छा कितना अमाउंट कितना आएगा बच्चे, अमाउंट आ जाएगा 1.5 लाख। और बताओ दूसरी एंट्री क्या पास करेंगे हम, दूसरी एंट्री पास करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाते नहीं है, तो ये लोग जो भी कमाएंगे या इनके पास जो भी पैसा आता है वो किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये 1.5 लाख रुपए किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बात समझ आई। और एक बात और बताता हूँ, ये लोग बैंक की बजाय ये लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूज़ करते हैं। बैंक के बजाय क्या यूज़ करेंगे बच्चे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये बात मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैश या बैंक अकाउंट नहीं बनाती, उसकी जगह पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी कैश बुक की समरी है एक तरीके से। तो बड़ी सिंपल एंट्री है, जिस दिन पैसा रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्रेडिट साइड इनकम है ना, तो इनकम साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ आई बच्चे यहाँ तक बात। तो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आने के 2-3 सोर्स ही तो होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, एक तो मेंबरशिप फ़ीस है जो हर साल इनके पास आती है, डोनेशंस हैं, गवर्नमेंट ग्रांट है जो इनके पास हेल्प करती है गवर्नमेंट इनकी। तो ये लोग इसी के बेस पर ज़िंदा भी होते हैं। मैंने बताई थी आपको ये बात कि ये जो संस्था चलाते हैं ना, ये लोग डोनेशन के बेस पर ही ज़िंदा होते हैं, डोनेशंस और ये मेंबरशिप फ़ीस वगैरह हो गई। तो मेंबरशिप फ़ीस इनके लिए क्या बनी, या सब्सक्रिप्शन इनके लिए क्या बना बच्चे, इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर देंगे फिर ये लोग बाद में, तो ये एंट्री पास होती है। आई होप आपको बात समझ आई हो बच्चे। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ लेना, ठीक है, आई विल रिप्लाई दैट। ठीक है बच्चे, तो एक बार इसको मैं साफ साफ लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ आएगी, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं। मान लो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर है, मेंबर्स वो हैं मान लो 100 मेंबर्स हैं इस संस्था के अंदर। और इनकी जो मेंबरशिप फ़ीस है, मेंबर बने रहने के लिए, अगर ये लोग चाहते हैं कि हम इस संस्था के मेंबर बने रहें तो इनको हर साल एक मेंबरशिप फ़ीस पे करनी है। मेंबरशिप फ़ीस पर एनम पूरे साल की 1500 रुपये, ठीक है बच्चे, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। 1500 रुपये, ठीक है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि पूरे साल की इनकम कितनी हो गई इनके पास। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए क्या है बच्चे, इनकम। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि पूरे साल में इनके पास कितनी इनकम आएगी सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो सिंपल तो है भाई, 1500 रुपये हर एक मेंबर पे करेगा एक साल के, और 100 मेंबर है तो इसका मतलब एनपीओ के पास पूरे साल में 1.5 लाख रुपए की इनकम आनी चाहिए सब्सक्रिप्शन से, हाँ या ना। और मान के चलो पैसा आ भी गया, मान के चलो पैसा आ भी गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020, 31 मार्च 2020। तो मान लो कितना हो गया ये, अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, मतलब कुछ भी क्या एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा पैसा रिसीव हो गया, यानी कि 1.5 लाख रुपये। तो भाई जितना मेरी इनकम बनती है उतना पैसा मैंने रिसीव कर लिया। तो बताओ इसकी जनरल एंट्रीज़ कैसे पास करोगे आप, सॉल्यूशन बताओ। जनरल एंट्रीज़ अगर मेरे को पास करनी हो तो मैं कैसे पास करूँगा। तो बड़ी सिंपल एंट्रीज़ है। जब आपने पैसा रिसीव करा तब आपने क्या एंट्री पास करी, तो आप बोलोगे बच्चे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट डेबिट
आपको पता है ना, कैश एंड बैंक की जगह ये लोग क्या लिखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। और दूसरी एंट्री क्या पास करेंगे ये लोग, दूसरी एंट्री पास करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनकम है ना, तो इनकम है तो इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे ये लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड, इनकम साइड में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना अमाउंट बना है बच्चे, 1.5 लाख रुपये। ये चीज़ होती है। तो आई होप आपको बात समझ आई हो इन एंट्रीज में, ठीक है ना। और इसको हम क्या करेंगे बच्चे, जब हम बनाएंगे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना बच्चे, 1.5 लाख रुपये। आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक, सिंपल। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है बच्चे, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। और एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि इसके अंदर 1 साल की इनकम और 1 साल के खर्चे आएंगे। और ये बिल्कुल किसकी तरह बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, है ना। और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है किस बेसिस पर बनाया जाता है बच्चे, ये एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल सिस्टम या एक्रूअल बेसिस, कुछ भी कह लो, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर ये बनाते हैं। आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक, ठीक है बच्चे। तो बड़ा सिंपल है। और आप देखो जितना मेरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन बनता है वो 100 मेंबर हैं, हर एक मेंबर अगर 1 साल के 1500 रुपये देता है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास 1.5 लाख रुपये का सब्सक्रिप्शन बनता है 1 साल का। और हमने रिसीव भी कितना करा, 1.5 लाख। तो सिंपल अकाउंटिंग है, ठीक है जी यहाँ तक बात। तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना होता है। अभी हम टॉपिक को बहुत एडवांस लेवल पर लेकर चलेंगे। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ बच्चे, अभी इसको हम एडवांस लेवल पर भी लेकर चलेंगे। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो यहाँ तक, ठीक है जी। चलो अब ज़रा बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक और। कोई संस्था है मान लो, तो टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन एनपीओ या इन एनपीओ। कोई संस्था है, टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं 100, ठीक है बच्चे। इनकी जो सब्सक्रिप्शन है, फीस है, सब्सक्रिप्शन पर एनम, वो है मान लेते हैं 1500 रुपये। तो आप मुझे बताओ पूरे साल के कितने हो गए, 1.5 लाख। लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, जो मेरा करंट ईयर है। मान लो इसमें इन्होंने सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है 1,20,000 रुपये। कितना रिसीव करा है बच्चे, 1,20,000। तो आप मुझे ये बताओ, रिसीव तो करा आपने 1,20,000, इसका मतलब ये हो गया ना कि कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पेमेंट पूरी नहीं करी होगी। समझ आई मेरी बात बच्चे? सुना मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि 1 साल का वैसे बनता कितना है, 1.5 लाख रुपए बनते हैं भाई। 100 मेंबर, अगर हर एक मेंबर को पूरे साल के 1500 रुपये देने हैं तो 1.5 लाख रुपए बनता है ना 1 साल का सब्सक्रिप्शन। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव कितना करा, 1,20,000 रुपये। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ मेंबर्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी पेमेंट नहीं करी होगी, हाँ या ना। अब मुझे बताओ, अगर उन्होंने अपनी पेमेंट नहीं करी तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इनकम तो मेरी ज़्यादा बनती है, रिसीव कम करें मैंने पैसे। आउटस्टैंडिंग, अरे सीधी सी बात है, आउटस्टैंडिंग जो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, तो आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये कहना चाहता हूँ। समझ रहे हो? 30,000 रुपये क्या है मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। जब मैं बनाऊंगा अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्लीज़ सुनना मेरी बात, जब मैं क्या बनाऊंगा बच्चे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो उसमें कितना नज़र आ रहा होगा, 1,20,000। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है कैश बेसिस पर, और कैश बेसिस का मतलब होता है कि जितना पैसा मैंने रिसीव करा उतना दिखाऊँगा, जितना मैंने पे करा उतना दिखाऊँगा। समझ रहे हो मेरी बात आप यहाँ तक? तो चलो एंट्रीज़ के थ्रू बात करते हैं, आपको बात समझ आएगी।
तो देखना ज़रा मैं एंट्रीज क्या पास करूँगा। तो बच्चे सबसे पहली एंट्री जो मैं पास करूँगा फर्स्ट मैं बोलूँगा जी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो मुझे बताओ मुझे कितना पैसा रिसीव करा है मैंने। 100 मेंबर है, या चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सीधा लिख देता हूँ ना, 1,20,000 रुपये लिखा हुआ है। 1,20,000 रुपये आपने रिसीव करे, हाँ या ना। फिर दूसरी एंट्री मुझे बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं कितना ट्रांसफ़र करूँ। बच्चे सुना मैंने क्या बोला, रिसीव करा आपने 1,20,000, लेकिन जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाऊंगा तो मैं वहाँ पर सब्सक्रिप्शन कितना दिखाऊंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक ही बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बच्चे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूज़ किया जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूज़ किया जाता है। बस इतनी सी डिसिमिलैरिटीज़ है, बाकी सब कुछ सेम है, बनता बिल्कुल सेम तरीके से है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं बना रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो मैं अपनी इनकम कितनी दिखाऊँ। इनकम 1,20,000 है या 1.5 लाख रुपये है। बच्चे इनकम है 1.5 लाख रुपये, क्योंकि हर एक मेंबर को 1,500 रुपये देने हैं और 100 मेंबर हैं, तो इसका मतलब इनकम तो मेरी 1.5 लाख रुपये बनती है। रिसीव कम हुए हैं मेरे को, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं कितना दिखाऊंगा बच्चे, 1.5 लाख रुपये। तो देखो एंट्री कैसे पास होगी। मैं बोलूँगा जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट 1,20,000, है ना, क्योंकि ये पैसा मुझे किस में ट्रांसफ़र करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बताओ मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अभी कितने रुपए और ट्रांसफ़र करने हैं। अभी मेरे को 30,000 रुपये और ट्रांसफ़र करने हैं, हाँ या ना। समझ गए बच्चे यहाँ तक। तो मैं एक और एंट्री पास करूँगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट करना है मेरे को कितने अमाउंट से, 30,000 रुपये से, और क्योंकि टोटल 1.5 लाख रुपये दिखाने हैं। 1,20,000 मैं ये दिखा चुका हूँ, 30,000 रुपये और दिखाऊंगा। तो बताओ मैं किस नाम से दिखाऊँ। देखो अगर आप ये कहते हो कि सर इसको सब्सक्रिप्शन के नाम से लिख दो, तो बच्चे मैं सब्सक्रिप्शन नाम से नहीं लिखूँगा। क्यों, मैं लिखूँगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मेरी इनकम आउटस्टैंडिंग है। आप सोचो ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेंबर्स को टोटल मिला के 1.5 लाख रुपये पे करने थे, लेकिन उन्होंने पे कितने करे, 1,20,000 रुपये। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को 30,000 रुपये कम रिसीव हुए हैं, यानी कि उनकी इनकम 30,000 रुपये कम हुई है। इनकम तो 1.5 लाख है, लेकिन पैसा रिसीव कम करा है। तो इसका मतलब फ्यूचर में रिसीव करेंगे फिर वो, बात समझ रहे हो। 2020 में आउटस्टैंडिंग है, तो ये पैसा मेरे को कब मिलेगा, 2021 में मिलेगा जाके, हाँ या ना। लेकिन इनकम तो ये इसी साल की है ना बच्चे, तो मैं इसी साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग के नाम से। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट का काम करती है। तो एसेट बढ़ेगी तो मैं क्या लिखूँगा उसको, डेबिट, मतलब डेबिट लिख करूँगा ना फिर मैं उसको। तो ये एंट्री पास होगी बच्चे। और अगर मैं इसको कंबाइन करके एंट्री पास करूँ, अगर मैं इन दोनों की बच्चे कंबाइन एंट्री पास करता हूँ तो क्या एंट्री पास होगी। तो मैं इसकी एक सिंगल एंट्री पास करूँगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, रिसीव कितना हुआ बच्चे, 1,20,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट इज़ 1.5 लाख रुपये। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक। ये एंट्री पास कर देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो देखो जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो वहाँ तो मैं कितना दिखाऊंगा, कितना पैसा रिसीव करा है मैंने, यहाँ दिखाऊंगा टू सब्सक्रिप्शन, पैसा रिसीव हुआ है 1,20,000, ठीक है ना। लेकिन जब मैं बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो बताओ मैं कितना दिखाऊंगा यहाँ पे, 1.5 लाख। मैं यहाँ बोलूँगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है, 1,20,000, और इसी में प्लस करके दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज़ 30,000। तो टोटल कितना चला गया बच्चे, 1,50,000 रुपये। आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक, कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक।
तो बड़ा सिंपल है। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से साल का है? फॉर 31 मार्च 2020, यानी कि 1920 का। समझ आइए मैं कौन से साल के लिए बना रहा हूँ? फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, ठीक है जी। और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी कौन से साल का है? फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। आई होप आपको बात समझ आई हो बच्चे। अब ज़रा दोनों में डिफरेंस देखो आप। रिसिप्ट एंड पेमेंट में मैंने कितना दिखाया है? 1,20,000 रुपये। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने कितना दिखाया बच्चे? 1.5 लाख रुपये, हाँ या ना? इसमें 1,20 और इसमें कितना बच्चे? 1.5 लाख रुपये, ठीक है ना। इनकम बनती है 1.5 लाख, लेकिन पैसा मैंने रिसीव कम करा है। तो जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाऊंगा तो उसमें मैं उतना दिखाऊंगा जितना मैंने रिसीव करा है। जब मैं बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो मैं उसमें उतना दिखाऊंगा जितनी मेरी इनकम 1 साल की बनती है, चाहे मैंने पैसा रिसीव करा हो या ना करा हो। समझ गए यहाँ तक? और हाँ, बैलेंस शीट जब मैं बनाऊँगा तो बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में बात कर रहा हूँ 31 मार्च 2020 की, तो मैं यहाँ लिखूँगा एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पैसा रिसीव करना फ्यूचर में, यानी कि 2021। आई होप आपको बात समझ आई हो बच्चे यहाँ तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ पूछ लेना। वैसे मैं बहुत आराम से, बहुत बेसिक लेवल से चीज़ें बता रहा हूँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। ठीक है बच्चे, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 100 मेंबर है, और इनकी जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, सब्सक्रिप्शन पर एनम 1500 रुपये है। तो आप मुझे बताओ 1 साल का कितना? वही 1.5 लाख रुपये, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर इज़ इक्वल टू, मान लेते हैं 1,40,000 रुपये। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है बच्चे? 1,40,000 रुपये। और जो हमारा करंट ईयर है वो है फॉर द करंट ईयर 31 मार्च 2021। प्लीज़ ध्यान देना, मैंने करंट ईयर किसको एज्यूम करा है? 31 मार्च 2021, मतलब 2021। ये साल कब से स्टार्ट हुआ होगा? ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। ठीक है बच्चे, तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो इस बात पे। आप मुझे ये बताओ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 मेंबर है और हर एक मेंबर अगर 1500 रुपये पे करता है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन कितना बनता है? 1.5 लाख रुपये, हाँ या ना? बच्चे अगर 100 मेंबर हैं, 1500 अगर हर एक मेंबर को पे करना है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास 1 साल में कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए? 1.5 लाख। इनकी जो इनकम बनती है वो 1.5 लाख रुपये बनती है, हाँ या ना? बात समझ आई यहाँ तक? अच्छा, लेकिन इनको रिसीव कितना हुआ है? 1,40,000 रुपये। इसका मतलब 10,000 रुपये कम रिसीव हुआ है, तो फिर इसका मतलब वो फिर आउटस्टैंडिंग हो गए। होगा कोई मेंबर जिसने पेमेंट ना करी हो। लेकिन क्वेश्चन में ना एक लाइन लिखी हुई है बच्चे, मैं इसी में बता देता हूँ, है ना। इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20, दैट इज़ प्रीवियस ईयर। ठीक है बच्चे, तो देखो जो मैंने आपको एग्जांपल करवाया था, ये वाला एग्जांपल, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाया है बच्चे, इसमें पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था? 30,000 रुपये, हाँ या ना? देखो आप, यही करवाया था ना मैंने अभी कि भाई 100 मेंबर है, 500 अगर 1500 रुपये हर एक मेंबर पे कर रहा है तो इसका मतलब 1 साल का 1.5 लाख रुपये बनता है। लेकिन हमने रिसीव कितना करा था पिछले साल? 1,20,000।
तो इसका मतलब 30,000 रुपये पिछले साल कम रिसीव हुए थे, तो इसका मतलब ये पैसा मेरे को कब रिसीव होगा, नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख भी रहे हो, है ना। ये लिखा हुआ है जो 1,40,000 रुपये इनको टोटल रिसीव हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग है आउटस्टैंडिंग कब का, पिछले साल का, जो कि कितना था, दैट इज़ ₹30,000 रुपये। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि करंट ईयर में जितना भी सब्सक्रिप्शन मैंने रिसीव करा होगा, हो सकता है इसके अंदर पिछले साल का कुछ अमाउंट इंक्लूड हो, है ना। अगर कोई मेंबर पिछले साल पेमेंट नहीं कर पाया तो उसने पेमेंट मेरे को करंट ईयर में करी होगी, हाँ या ना। तो करंट ईयर में जो टोटल सब्सक्रिप्शन मैंने रिसीव करा है 1,40,000 रुपये, इसमें से 30,000 रुपये तो बच्चे पिछले साल के हैं या नहीं। क्या ये इस साल की इनकम है, नहीं, इनकम तो ये पिछले साल की थी, लेकिन रिसीव मैंने इस साल करा है। तो मुझे अगर करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करनी है, यानी कि 2021 की इनकम कैलकुलेट करनी है, तो मेरे को इसको लेस करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन मैंने कितना रिसीव करा है, समझ गए। तो देखो आप, तो मुझे बताओ अगर 1,40 में 30,000 रुपये पिछले साल के हैं, तो इसका मतलब 1,10,000 रुपये मैंने करंट ईयर के लिए रिसीव करा होगा कि नहीं। वर्ड सुना मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि 1,40,000 रुपये अगर मैं करंट ईयर में रिसीव कर रहा हूँ, जिसमें से 30,000 रुपये पिछले साल के हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट ईयर के लिए मैंने कितना रिसीव करा होगा, 1,10,000, हाँ या ना। और जबकि मेरा करंट ईयर का बनता कितना है, 1.5 लाख, तो इसका मतलब मैंने 40,000 रुपये कम रिसीव करा है करंट ईयर का, हाँ या ना। तो वो जो 40,000 रुपये है ना, वो करंट ईयर का क्या है, आउटस्टैंडिंग। समझ आई यहाँ तक बात। तो ये चीज़ होती है बच्चे। तो देखो इसकी एंट्रीज़ कैसे पास करेंगे, अगर मेरे को इसकी जनरल एंट्रीज़ पास करनी हो, जर्नल एंट्रीज़, तो पहली एंट्री में क्या पास करूँगा बच्चे, मैं बोलूँगा जी बैंक अकाउंट डेबिट या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट। बताओ कितना, ये तो पूरी एंट्री पास होगी जितना मैंने रिसीव करा है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट चलता है कैश बेसिस पर। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2, किस चीज़ का रिसीव हुआ है बच्चे, ये सब्सक्रिप्शन का, 1,40,000, ठीक है जी। अब बताओ दूसरी एंट्री क्या करें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करना है, तो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट 1,40,000 रुपये और 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बताओ कितना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो 1.5 लाख रुपये जाना चाहिए ना, एक साल का जितना बनता है, ये पता है ना आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर मैं 12 महीने का बना रहा हूँ तो 12 महीने की इनकम जाएगी, चाहे आपने पैसा रिसीव करा हो या ना कराओ, ठीक है बच्चे यहाँ तक। चलिए अब अभी आपने हिसाब लगाया था कि 1,40,000 जो मैंने रिसीव करा है, इसमें पिछले साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना। बताओ वो पैसा इस साल आपको मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। तो अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पैसा आपको इस साल मिल गया, तो क्या वो आउटस्टैंडिंग रहा, अब तो नहीं रहा, तो हटा दो उसको। फिर आप देखो पिछले साल जब आपने बैलेंस शीट बनाई थी, प्लीज़ ध्यान देना, पिछले साल जब आपने उसको जब आपने पिछले साल बैलेंस शीट बनाई थी, तो आपने ये कहा था कि आउटस्टैंडिंग है जी 30,000 रुपये, ये पैसा कब मिलेगा, अगले साल। और जब अगले साल ये पैसा रिसीव हो गया, तो क्या ये अब आउटस्टैंडिंग रहा या नहीं रहा, नहीं रहा। पिछले साल कह रहे थे एसेट है, और जब ये पैसा मिल गया तो क्या अब एसेट रही, नहीं, हटा देंगे इसको। तो बताओ हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर आप किसी एसेट को कम करोगे तो क्या करोगे, क्रेडिट करना पड़ेगा बच्चे, बात समझ आई यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बताओ कब का, प्रीवियस ईयर, यानी कि 31 मार्च, सीधा मैं ऐसे लिख देता हूँ 2019। कितना बच्चे, 30,000, हाँ या ना। और आप मुझे ये बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चे, अभी हमने कैलकुलेट करा था ना, करंट ईयर का कितना बनता है, ये देखो 1.5 लाख बनते हैं करंट ईयर के, लेकिन करंट ईयर के नाम से मैंने कितना पैसा रिसीव करा है, 1,10,000 रुपये। भाई टोटल 1,40,000 रिसीव करा है, जिसमें से 30,000 रुपये तो पिछले साल के ही हैं, तो फिर करंट ईयर का कितना हो गया, 1,10,000। तो इसका मतलब रिसीव होना चाहिए था 1.5 लाख करंट ईयर के लिए, लेकिन रिसीव हुआ 1,10,000। तो इसका मतलब करंट ईयर का 40,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना, है ना बच्चे। तो अगर आउटस्टैंडिंग है तो मैं डेबिट करूँगा, एसेट है मेरी,
ये पैसा इस साल रिसीव नहीं हुआ तो कब रिसीव होगा? अगले साल। तो मैं यहाँ लिखूँ ये कौन से साल का है बच्चे? 2020 का 2021 का। शायद मैंने इसको मैंने फिगर ये लिख दिया 2019-20, है ना, ये पिछले साल का है 19-20 का। और ये क्या है 2021, ये करंट ईयर का है। कितना बच्चे? 40,000 रुपये। आई होप आपको बात समझ आ गई हो यहाँ तक। तो ये एंट्रीज बनेगी, है ना। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? कोई भी डाउट हो प्लीज़ बच्चे आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। इस तरीके से एंट्रीज बनेंगी इसकी। अब चलो मैं इसको दिखाता हूँ किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं। मैं बनाऊँगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन से साल के लिए बना रहा हूँ बच्चे मैं? फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। तो मैंने जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है टू सब्सक्रिप्शन, तो मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है बच्चे 1,40,000, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन जब मैं दिखाऊंगा, और आपको पता है ये बात, इस 1,40,000 में इंक्लूडिंग है 30,000 फॉर 2019-20, मतलब पिछले साल का, ठीक है बच्चे। अच्छा, जब मैं बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन से साल के लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो मैं क्या बोलूँगा इनकम साइड में जब मैं दिखाऊंगा? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। बताओ मैंने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है? 1,40,000। बताओ इसके अंदर 30,000 रुपये पिछले साल के हैं या नहीं? तो माइनस कर दो उसको आप। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का? 19-20, पिछले साल का 30,000। और बच्चे ऐड कर देंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपये, है ना। वो समझ गए ना आप कैसे हमने कैलकुलेट करा था? ये एंट्रीज़ में मैंने आपको दिखा रखा है, ये रहा। बताओ ये आपने कम करा कि नहीं करा? ये क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि ये जो 1,40,000 आपने रिसीव करा है, इसमें से मेरे को कम करना है। तो कम करने के लिए क्रेडिट ही तो करूँगा मैं, तो माइनस कर दिया मैंने एक तरीके से। और इसको डेबिट करने का मतलब क्या है? मैंने इसमें इसको ऐड करा है। तो करंट ईयर का है तो ऐड ही होगा। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कराया था। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मेरा 1.5 लाख रुपये आ जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ आई हो बच्चे यहाँ तक। तो सीधा सा मुद्दा ये निकल कर आया कि अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो प्लस, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो माइनस, ठीक है बच्चे यहाँ तक बात। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो बताओ मैं क्या करूँगा, ध्यान देना। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, है ना। तो टोटल सब्सक्रिप्शन received during the year, ठीक है बच्चे। जो भी हो सकता है वो तो कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये मेरा करंट ईयर है। तो जितना भी मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव करा होगा, बताओ उसमें से मैं क्या माइनस करूँगा? सबसे पहले लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर, कौन से साल के लिए बच्चे? पिछले साल 31 मार्च 2019, दैट इज़ 18-19, है ना। बताओ क्यों माइनस करा? क्योंकि ये पैसा पिछले साल की, मतलब क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन पिछले साल आपको नहीं मिला था। मतलब ऐसे मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इनकम ये पिछले साल की है लेकिन रिसीव मैंने करंट ईयर में करा है। तो लेस कर दो आप, पिछले साल की इनकम है ये, और ऐड कर देंगे इसके अंदर बच्चे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 31 मार्च 2020,
दैट इज़ कौन से साल के लिए बच्चे, 19-20 के लिए, है ना। ये भी जो मैंने आपको एग्जांपल कराया है उस तरीके से बिल्कुल। तो आई होप आपको बात समझ में आ गया हो, है ना। तो क्या आ जाएगा ये मेरा करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। और वैसे भी आप मेंबर्स को और इनका जो पूरे साल का बनता है माइनस करके भी मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हो जाता है। तो आई होप आपको बात समझ में आई हो। अगर किसी क्वेश्चन में हमें ये चीज़ ना दे रखी हो कि कितने मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर कितना पे करता है, ये नहीं दे रखा, सीधा दे रखा है कि टोटल इतना रिसीव करा है, तो फिर इस तरीके से काम करोगे आप। समझ आई बच्चे यहाँ तक बात। तो ये चीज़ होती है। अब इसके अंदर दो चीज़ और ऐड प्लस माइनस होती है, वो है एडवांस, ठीक है। तो मैं पहले लिखवा देता हूँ, फिर इसको मैं समझाता हूँ कि मैंने इसको क्यों प्लस माइनस करा है। मैं ऐड करूँगा बच्चे इसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019-20 फॉर 2020-21 एंड ऑनवर्ड्स, है ना। इसको एक काम करते हैं, इसको 18 कर देते हैं, 18-19 और फॉर 2019-20, है ना। फॉर 19-20 इसको हटा देना। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 18-19 मतलब पिछले साल एडवांस मिला था, कब के लिए, 2019-20 के लिए, यानी कि करंट ईयर के लिए, है ना। इसमें से लेस कर देंगे हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019-20 करंट ईयर में रिसीव करा है, कब के लिए बच्चे, 2020-21 एंड ऑनवर्ड्स आगे के लिए। ठीक है जी। तो इसको प्लस माइनस कर देंगे तो आपके पास जो फिगर आएगी, दिस विल बी कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 31 मार्च 2020 यानी कि करंट ईयर, ट्रांसफर टू TF मतलब ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई हो यहाँ तक, ठीक है जी। तो ये एडवांस वाला पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं फिर आगे समझना बात को, एक एग्जांपल से बात समझ लेते हैं। वही मेंबर्स का एग्जांपल लेके कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो मान लो टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स वो है, मान लेते हैं 100, और जो सब्सक्रिप्शन इनकम पर एनम है या सब्सक्रिप्शन फ़ीस कह लो 1500 रुपये है। तो एक साल का कितना हो गया, अरे भाई अगर 100 मेंबर हैं, हर एक मेंबर अगर 1500 देता है तो पूरे साल के कितने हो गए, 1.5 लाख रुपये। लेकिन मैंने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव करा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, दैट इज़ 31 मार्च 2020, ये मेरा करंट ईयर है। तो मैंने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया, मान लेते हैं 1,85,000 रुपये, 1,85,000 रुपीज़ ज़्यादा रिसीव कर लिया करंट ईयर में। रिसीव कितना करना चाहिए, 1.5 लाख, लेकिन कुछ मेंबर्स ने पैसा एडवांस में दे दिया, कहा जी रखो आप पैसा, तो 1,85,000 रुपये। तो क्या बताओ, 1,85,000 रुपये मेरी इनकम है इस साल की। इनकम तो 1.5 लाख ही रहेगी ना भाई। 100 मेंबर और हर एक मेंबर अगर 1500 देता है तो एक साल के कितने बनते हैं, 1.5 लाख रुपये, इससे ज़्यादा थोड़ी ना बनते हैं। रिसीव कितने कर लिया आपने, 1,85,000 रुपीज़।
इसका मतलब 35,000 रुपये आपने ज़्यादा रिसीव कर लिए। तो क्या वो इस साल की इनकम है? वो इनकम है बच्चे अगले साल की, यानी कि 31 फॉर द ईयर 2020-21 नेक्स्ट ईयर की इनकम है। बात समझ आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है तो वो नेक्स्ट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा ना, हाँ या ना? लेकिन पैसा मैंने इस साल रिसीव कर लिया, ठीक है ना, पैसा अभी आ गया लेकिन इनकम अगले साल की है। तो मुझे बताओ, जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना दिखाऊंगा? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो बच्चे उतना ही जाएगा जितना मैंने रिसीव करा है, क्योंकि वो चलता है कैश बेसिस पर। लेकिन जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो उसमें 185 नहीं दिखाऊंगा, उसमें कितना दिखाऊंगा? 1.5 लाख रुपये, ठीक है ना, जितनी मेरी बनती है करंट ईयर की इनकम। देखो एंट्रीज में मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से पास होगी। जर्नल, तो मैं पहली एंट्री पास करूँगा बच्चे, फर्स्ट एंट्री मैं बोलूँगा जी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और दूसरी एंट्री देखो कितना रिसीव हुआ है? 185। भाई जितना रिसीव हुआ उतनी तो एंट्री पास करोगे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में। और आप मुझे बताओ फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट डेबिट 185, क्या ये सारा ट्रांसफ़र कर दें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? नहीं बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? जितना मेरा बनता है एक साल का। तो 100 मेंबर हैं, 1500 देता है हर एक मेंबर, देना चाहिए उनको, तो 1.5 लाख रुपये बनते हैं एक साल के। तो 1.5 लाख रुपये मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बताना ज़रा 35,000 रुपये जो एक्स्ट्रा रिसीव हो गए इस साल, बताओ वो लायबिलिटी है या नहीं? भाई इनकम का पैसा अगर आपको एडवांस में मिलेगा तो वो क्या है आपका? लायबिलिटी तो है। जो इनकम 2021 की है, अगर वो पैसा आपको 2020 में ही मिल जाए तो वो करंट ईयर के लिए लायबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? ऑब्वियसली इनकम अगर एडवांस में मिल जाए तो लायबिलिटी है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगी या डेबिट? लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे हम लोग, ये तो बेसिक रूल है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, और कितना बच्चे? 35,000 रुपीज़। आई होप आपको बात समझ में आई हो बच्चे यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये चीज़ निकल कर आती है, यानी कि मैं इसमें से 185 में से 35,000 रुपये लेस कर रहा हूँ, तभी तो 1.5 लाख रुपये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यानी कि अगर मैं बनाता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अगर मैं बनाता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैं डेबिट साइड में दिखाऊंगा टू सब्सक्रिप्शन। बताओ मैंने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है? 1,85,000, हाँ या ना? ठीक है बच्चे। और जब मैं बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं इनकम साइड में कितना दिखाऊंगा? बाय सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, रिसीव्ड कितना हुआ है? 185। लेकिन क्या सारी इनकम है इस साल की? नहीं, इसमें से हम लेस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। रिसीव्ड इन, हाँ जी, रिसीव्ड इन करंट ईयर, दैट इज़ 2019-20, 35,000 रुपये, वो हमने लेस कर दिया। तो फिर करंट ईयर की इनकम कितनी आ गई? 1.5 लाख, है ना। और वैसे भी आप मेंबर्स को और उनका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो, ठीक है ना बच्चे, वो भी करेक्ट है आपका। तो आई होप समझ में आ गई हो यहाँ तक बात, ठीक है ना, बड़ी सिंपल है। तो देखो करंट ईयर का एडवांस मैंने क्या कर दिया बच्चे? माइनस कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये इनकम कौन से साल की है? ये इनकम है अगले साल की। तो ये देखो मैंने लेस करके दिखाया हुआ है, ये देखो आउटस्टैंडिंग की बात तो मैंने आपको बताई दी थी, ये रहा एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019-20, और कौन से साल के लिए? 2020-21 के लिए। तो करंट ईयर में एडवांस रिसीव हुआ है कब के लिए बच्चे? फ्यूचर के लिए। तो वो इनकम फ्यूचर की हुई ना, लेस कर दो आप इसको ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और अगर पिछले साल का एडवांस होगा तो बताओ, वो पिछले साल का एडवांस तो कब के लिए होगा? करंट ईयर के लिए। तो देखो इसको भी मैं समझाता हूँ आपको, एक और एग्जांपल ले लो आप। मान लो जो मेंबर्स है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स
टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 100 और सब्सक्रिप्शन पर एनम 1500 रुपये। तो एक साल का कितना होता है? एक साल का बनता है 1.5 लाख रुपये, हाँ या ना? एक साल का कितना बनता है बच्चे? 1.5 लाख। तो ये बात तो कंफर्म है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा बच्चे? 1.5 लाख रुपये, ठीक है। लेकिन अब हम ये चेक कर लेते हैं कि कितना हमने रिसीव करा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर दैट इज़, अब की बार मैं करंट ईयर एज्यूम कर रहा हूँ 2021, यानी कि 31 मार्च 2021, दैट इज़ 2021। ये क्या है मेरा? ये मेरा करंट ईयर, ये मेरा कौन सा साल है बच्चे? करंट ईयर। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मैंने कितना रिसीव करा है? मान लेते हैं हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन मैंने रिसीव करा है 1,20,000 या 1,15,000, 1,15,000 मैंने रिसीव करा है। मुझे एक बात सोच के बताओ बच्चे, 1,15,000 रुपये रिसीव करा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम मेंबर्स, या मैं सम नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ मेंबर्स, या और सिंपल, मैं और सिंपल करता हूँ, मैं लिखता हूँ ₹35,000 हैज़ बीन पेड इन लास्ट ईयर बाय सम मेंबर्स फॉर लास्ट ईयर, मतलब 2019-20, है ना? जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ज़ूम करा था, फॉर 2020-21 ये लिखा हुआ बच्चे, और कहता है आपसे कि इसको कैसे शो करेंगे। तो आप मुझे बताओ सोच के, अगर कुछ मेंबर्स जो 35,000 रुपये ऑलरेडी पिछले साल पे कर चुके हैं, तो क्या इस साल वो दोबारा पे करेंगे? भाई कॉमन सेंस है, अगर कोई बंदा पिछले साल अपनी फ़ीस दे चुका है तो वो दोबारा थोड़ी ना देगा, हाँ या ना? तो करंट ईयर में एनपीओ के पास पैसा कम रिसीव होगा। क्यों? क्योंकि कुछ मेंबर्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं उनकी फ़ीस पिछले साल ही। तो आप मुझे सोच के बताओ, क्या इस साल की इनकम 1,15,000 रुपये है? नहीं बच्चे, इनकम कितनी है? 1.5 लाख। लेकिन रिसीव मेरे को कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पैसा पिछले साल ही रिसीव हो गया था, तो इस साल तो पैसा कम ही आएगा, हाँ या ना? कितना पैसा कम रिसीव हुआ है इस साल? 35,000। क्यों? क्योंकि 35,000 रुपये पिछले साल ही कुछ मेंबर्स पे कर चुके थे, हाँ या ना? तो क्या ये पिछले साल की इनकम थी? नहीं बच्चे, अगर ये पिछले साल की इनकम होती तो मैं प्लस करके दिखाता, लेकिन देखो मैंने पिछले साल इसको लेस करके दिखाया, ये देखो लेस करके दिखाया, नहीं दिखाया, हाँ या ना? क्योंकि ये इनकम इस साल की है, ये रही। तो जब मैं इस साल की इनकम कैलकुलेट करूँगा तो प्लस करूँगा, तो मैं बोलूँगा जी 1,15,000 मुझे इस साल कुछ मेंबर्स ने दे दिया और 35,000 रुपये पिछले साल ही मिल चुके थे, तो इस साल की टोटल इनकम कितनी हो गई? 1,50,000 रुपये। समझ आई यहाँ तक? अरे सीधी सी बात है, पिछले साल का एडवांस है तो कब के लिए होगा? करंट ईयर के लिए, तो ऐड बैक ही तो करोगे आप उसको, ठीक है ना? क्योंकि मैं करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो अब देखो ज़रा किस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे। एंट्रीज में दिखाता हूँ मैं आपको, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज मैं पहली एंट्री क्या पास करूँगा? मैं बोलूँगा जी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट कितना रिसीव हुआ है? 1,15,000, हाँ या ना? 1,15,000 रुपये। और दूसरी एंट्री क्या पास करेंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी आप मुझे बताओ 1,15,000, बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कितना ट्रांसफ़र करेंगे? क्या 1,15,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं? नहीं बच्चे, 1.5 लाख रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि इनकम कितनी है एक साल की? 1.5 लाख रुपये। मुझे बताना ज़रा 35,000 रुपये कम रिसीव हुए हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कुछ मेंबर्स पिछले साल ही पे कर चुके थे अपनी पेमेंट, तो पिछले साल वो लायबिलिटी थी, लेकिन क्या इस साल वो लायबिलिटी रहेगी? नहीं बच्चे, कैंसिल करना पड़ेगा आपको।
तो मैं यहाँ पर कैंसिल करके दिखाऊंगा। मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कौन से साल का, 2019-20, पिछला साल, 35,000 रुपये। और इस तरीके से हम शो करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो बच्चे, ठीक है। तो जब मैं बनाऊंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैं डेबिट साइड में दिखाऊंगा टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना, 1,15,000 रुपये। और जब मैं बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना रिसीव हुआ है बच्चे, 1,15,000। और इसमें मैं ऐड करूँगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, कब का बच्चे, पिछले साल का, यानी कि 2019-20, पिछले साल का 35,000 रुपये। तो टोटल इस साल का कितना हो गया, 1.5 लाख। और ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक। और एक बात और बताओ, क्या ये बैलेंस शीट में आएगा, इस साल की बैलेंस शीट में आएगा? ये कब के लिए बना रहे हैं हम, 31 मार्च 2021, है ना। तो क्या ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों आएगा बताओ आप? पिछले साल लायबिलिटी थी, वो इस साल एडजस्ट हो गई, लायबिलिटी ख़त्म हो गई। हाँ, अगर इस साल मुझे कुछ एडवांस रिसीव हुआ होता, अगर इस साल भी मुझे कुछ मेंबर्स एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे देते तो मैं लेस कर देता उसको भी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो, ध्यान देना, अगर यहाँ पर 1,15 की जगह मान लो लिखा होता 1,25,000 रुपये, कितना लिखा होता बच्चे, 1,25,000 रुपये। तो आप मुझे ये बताओ, 1,25,000 लिखा होता तो 10,000 रुपये एडवांस रिसीव होते कि नहीं होते? हाँ या ना, वो लेस हो जाता। ठीक है, बाकी बातें फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक तो पूरी बात समझ में आ गई हो। ठीक है बच्चे, तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लेना। और हाँ, एक बार इसको देख लो आप। तो अगर मुझे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? जितना भी सब्सक्रिप्शन मैंने टोटल इस साल रिसीव करा है उसमें से मैं लेस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कब के लिए, कब का, पिछले साल का, और इस साल का ऐड, है ना। ये बात हम कर चुके हैं। पिछले साल का एडवांस प्लस जैसे अभी करके आए, और इस साल का एडवांस माइनस, क्योंकि वो अगले साल के लिए होगा, है ना। ये प्लस माइनस करके जो फिगर आएगी इसको हम बोलेंगे करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ इतना रिवाइज़ कर लेना, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको ये बात पूरी समझ आई है, मैंने बहुत बेसिक लेवल से पॉइंट उठाए हैं। मैं चाहता आपको डायरेक्टली फॉर्मेट बना के भी करा सकता था, बट मैंने सोचा कि चलो अच्छे से हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है बच्चे, चलिए।